प्यारे भैयाओं, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रकार के प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के समस्त प्रकार के कार्यों जैसे प्रोसेसिंग, मेमोरी, इनपुट आउटपुट आदि का संचालन व नियंत्रित करता है। यूज़र तथा हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कंप्यूटर में वही भूमिका होती है जो आपके शरीर में आपकी आत्मा की होती है। अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। वैसे ही अगर कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दिया जाए तो आपका कंप्यूटर निर्जीव हो जाता है। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसें तथा उन पर चल रहे ऑपरेशनों को संचालित और नियंत्रित करता है और यूज़र तथा हार्डवेयर के मध्य एक पुल का निर्माण करता है। विंडोज़, लाइनक्स, मोबाइल पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, MS-DOS आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फेडोरा, उबंटू, मैक ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मुख्य भूमिका अदा ही करते हैं, लेकिन उनको कुछ भागों में भी विभाजित किया गया है। उनमें से प्रमुख भाग हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। किसी भी इनपुट डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए यूज़र को उसे जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था। जॉब का अर्थ है प्रोग्राम से लेकर इनपुट डाटा और सारे कंट्रोल निर्देश जिन्हें पहले ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार किया गया हो और उसके बाद यूज़र उस तैयार बंडल को या उस जॉब को पंच कार्ड में इनपुट कर देता था। उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। जॉब को कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए एक ऑपरेटर होता था जो सभी सिमिलर जॉब जो एक जैसे होते थे उनको एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। ऐसे ही समान ज़रूरत वाले दूसरी जॉब का अलग बैच बनता था और उन बैच को CPU में इनपुट करा दिया जाता था। सिस्टम उस बैच में से एक समय में एक जॉब को ही प्रोसेस करता था और दूसरी जॉब रुकी रहती थी। जब पहली जॉब प्रोसेस हो जाती थी तब दूसरी जॉब प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाती थी। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता था। सिस्टम द्वारा सारी जॉब को निष्पादित करने के बाद आउटपुट प्रदान होता था। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत समय लगता था। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मेन मेमोरी में जब एक से अधिक प्रोग्राम प्रोसेस हो रहे होते हैं या प्रोसेस होने के लिए रखा जाता है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अथवा एक से अधिक प्रोग्राम, जब एक से अधिक प्रोग्राम को मेन मेमोरी में प्रोसेस करने के लिए रखा जाता है तो उसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो CPU टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम की आवश्यकता भी होती है और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ अन्य इवेंट करता है जिससे CPU की कोई आवश्यकता नहीं है तो उतना समय CPU बेकार बैठने की बजाय एक कॉन्टेक्ट स्विच लेता है और मुख्य मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को चलाने लगता है। ऐसा करने से CPU कभी भी आइडियल नहीं रहता है और बाकी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। CPU का इसमें अधिक उपयोग होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि जब एक से अधिक प्रोग्राम बारी बारी से एक मेन मेमोरी में आ जाते हैं और उन्हें प्रोसेस किया जाता है तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बारी आती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक ही है, लेकिन मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग भी मौजूद है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद सीपीयू मुख्य मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को निष्पादित करने लग जाता है। अर्थात सबका एक निश्चित समय होता है और उतने समय में सीपीयू जो है उस टास्क को पूरा करता है, और सीपीयू की स्विचिंग इतनी तेज़ होती है कि यूज़र को लगता है कि सभी प्रोसेस एक साथ चल रही हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को चला सकता है। अब प्रोसेसर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो सभी प्रक्रियाओं को एक साथ संभाल लेते हैं। इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और टास्क शेयरिंग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है वितरण, यानी जब सारे कंप्यूटर जितने भी एक नेटवर्क में लगे होते हैं तो अपने टास्क का एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र्स की सेवा के लिए कंट्रोल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसर विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन लाइन जैसे हाई स्पीड बसेस या टेलीफोन लाइन इनका इस्तेमाल करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन कंप्यूटर के बीच सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी रिसोर्सेज साझा किए जा सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू और मेमोरी अलग अलग होते हैं, बाकी जितनी डिवाइसेस होती हैं चाहे प्रिंटर हो चाहे मॉडेम हो उन सभी को आपस में साझा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, एक पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र आसानी से अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अनुमति देता है कि किसी भी गणना को प्रमुख रूप से चलाने के लिए विभिन्न साइटों के बीच कंप्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यदि किसी कंप्यूटर के पास ज़्यादा काम आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उस लोड को नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर को शेयर कर देता है, इसलिए सभी पर बराबर बराबर काम रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर उसमें लगे होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कुछ कंप्यूटरों को विशेष रूप से चलाने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अब साधारण ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन अर्थ होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता हो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख रूप से नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ सर्वर एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद बारी आती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये विशेष प्रकार के एप्लीकेशन के लिए बने कंप्यूटर को संचालित और नियंत्रित करते हैं, जिनके लिए एक समय सीमा के अंदर कार्रवाई करना आवश्यक होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग में जरा सी भी देरी हो जाती है तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, जैसे किसी रोबोट को नियंत्रित करना, रॉकेट उपग्रह का संचालन करना, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम और एक होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में या उन एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं जहां समय की बहुत सख्ती हो, अर्थात प्रतिक्रिया देने में थोड़ी सी भी देरी स्वीकार नहीं की जाए। एक क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हार्ड रियल टाइम में सेकेंडरी स्टोरेज बहुत सीमित या मिसिंग होती है और डाटा रोम में स्टोर होता है। इन सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती है। दूसरा आपका होता है सॉफ्ट रियल टाइम। ये हार्ड रियल टाइम के मुकाबले लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। प्रतिक्रिया में थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन बहुत अधिक देरी स्वीकार नहीं है। अर्थात ये इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें तुरंत ही काम होता है। जैसे मान लीजिए रॉकेट छोड़ा जा रहा है, रॉकेट का
संचालन किया जा रहा है और रॉकेट 3 बजे उसको छोड़ना है और बाय चांस आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2 मिनट की देरी कर देता है तो दोनों में मिस मैच हो सकता है और इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू के समय का एक निश्चित भाग सभी यूजर के प्रोग्रामों को वितरित कर दिया जाता है और सीपीयू उस समय का इस प्रकार इतनी शीघ्रता से कार्य करते हैं कि प्रत्येक यूज़र को यह प्रतीत होता है कंप्यूटर सिर्फ उनका कार्य कर रहा, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूज़र काम कर रहे होते हैं सबका एक निश्चित समय होता है और उन निश्चित समय में ही सीपीयू कार्य करता है, लेकिन कार्य की गति इतनी तेज़ होती है कि सभी को लगता है कि उन्हीं का कार्य हो रहा है। इसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर कंप्यूटर सिर्फ एक प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू का उपयोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम के पास पैरेलल में काम करने वाले कई प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर डॉक, मेमोरी बस, पेरिफेरल डिवाइस आदि को आपस में साझा करते हैं। कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, लेकिन सीपीयू की संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। इसमें सभी सीपीयू जो होते हैं यानी प्रत्येक प्रोसेसर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समान प्रतिलिपि होती है, मतलब बराबर प्रतिलिपि होती है और ये प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और किसी भी प्रोसेसर को निष्पादित करने का इनके पास अधिकार होता है। कहने का अर्थ ये है कि सभी सीपीयू एक सहकर्मी के रूप में कार्य करते हैं और सभी के पास इक्वल राइट मौजूद होते हैं, मतलब वो बराबर काम कर सकते हैं, सभी के पास बराबर अधिकार होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में। और दूसरा होता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार की प्रणाली में जो प्रोसेसर होते हैं उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और एक मास्टर प्रोसेसर होता है जो बाकी सीपीयू को निर्देश देता है। इसे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर सिस्टम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम करेगा और एक सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई पेंट चला रहा है तो एक प्रोसेसर पेंट को देखेगा और दूसरा कोई उससे माउस का काम कर रहा है तो दूसरा प्रोसेसर माउस देखेगा। इस प्रकार ये एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्यारे भैयाओं, आशा है कि आपको प्रोसेसिंग और प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी समझ में आ गया होगा। अब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।